पहले बात संसद की कार्रवाई से जुड़ी खबर की। लोकसभा में आज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हो गया। इस बिल के माध्यम से सरकार देश में घुसपैठ पर लगाम लगाना चाहती है, तो देश में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नियमों को और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास भी इस बिल के माध्यम से किया गया है। इस बिल के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस बिल को देश के लिए बहुत ज़रूरी बताया है और कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है। लोकसभा में गुरुवार को आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा की गई और गृह मंत्री के उत्तर के बाद इसे पारित कर दिया गया। इस विधेयक में आप्रवास और विदेशियों के नियमन से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। गृह मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित कानूनों के लागू होने के बाद भारत आने वाले विदेशियों का डेटाबेस बन सकेगा और पर्यटन में भी बढ़त होगी। गृह मंत्री ने कहा कि जो सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा करेंगे, उन पर हम कड़ी नजर रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। ये विधेयक पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 समेत कई अन्य मौजूदा कानूनों की जगह लेगा। इस विधेयक में सख्त वीजा और पंजीकरण नियमों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष के सदस्यों ने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी और अपनी चिंताओं को साझा किया। गृह मंत्री ने विपक्ष के नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब भी दिया। गृह मंत्री ने कहा कि 2047 में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाने की दिशा में ये बिल बेहद अहम है। विदेशियों के आगमन को नियंत्रित करना, घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ कानून में जो नागरिक अधिकार हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई दंडपालिका है, उसमें एक नियंत्रण और एक संयम बहुत जरूरी है। जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। विधेयक में केवल वैध दस्तावेजों के साथ ही भारत में प्रवेश की अनुमति मिलने, संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने और उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही भारत आने वाले विदेशी नागरिकों से वीजा की शर्तों के सटीक अनुपालन का जिक्र भी विधेयक में है। वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश पर 5 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अमित शाह ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती को जरूरी बताया और कहा कि बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देती है और उनका आधार कार्ड बनवाती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। गुरुवार को लोकसभा में चर्चा के बाद इस विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया है। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज। तो एक बड़ा बिल आज लोकसभा से पास हुआ इमिग्रेशन बिल को लेकर। क्या कुछ बड़े प्रावधान है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इमिग्रेशन बिल में क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल की बात की जाए तो उसमें 4 पुराने कानूनों की जगह एक नया कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। तमाम पुराने कानून थे 4, उनको हटा के अब एक बनेगा। पहला कौन सा था? पासपोर्ट भारत में प्रवेश एक्ट 1920 का एक कानून था जिसको एक तरीके से समाहित किया जाएगा उन 4 कानूनों में, जिसके बाद ये नया बनेगा। अगले तथ्य पे जाते हैं। दूसरा आपको कानून बताते हैं, वो है विदेशियों का पंजीकरण एक्ट 1939, यानी ये भी एक तरीके से आज़ादी से पहले का एक तरीके से एक्ट है, औपनिवेशिक काल का एक्ट है, इसको भी एक तरीके से उसमें समाहित किया जाएगा। तीसरा एक्ट की अगर बात की जाए तो विदेशी विषयक एक्ट, ये 1946 का है, ये भी आज़ादी से पहले का, यानी 3 ऐसे एक्ट हैं जो आज़ादी से पहले के जिनको समाहित करके आज नया एक्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप्रवास वाहक दायित्व एक्ट साल 2000 का है, ये आज़ादी के बाद का है। इन चारों एक्ट को मिलाकर अब एक नया इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल जो है वो लाया गया है। सरकार इसको एक तरीके से पास करा रही है। तो इनके आधार पर इन चारों को समाहित करके एक नया कानून बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें क्या कुछ बड़े प्रावधान है उसके आधार पर बताते हैं कि इसमें विदेशियों के आप्रवास, ठहरने, प्रवेश करने और उसको रेगुलेट करने की पूरी व्यवस्था की गई है। कड़े नियम और सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस किया गया, उस लिहाज से इसको फ्रेम किया गया। साथ ही साथ इमिग्रेशन के अधिकारियों को अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि वो तय समय पे समय रहते उस चेक एंड बैलेंसेस को निर्धारित कर सके, जिसके आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा की लेकर कोई चुनौती है तो वो फैसला ले सके। इसी तरीके से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का गठन करने का प्रावधान इसमें किया गया। पंजीकरण होना अनिवार्य किया गया है। आधुनिक और एकीकृत ढांचा तैयार करने की व्यवस्था इस बिल में की गई है। स्पष्टता और सख्ती पर जोर है। स्पष्ट परिभाषा है और सख्त नियम के साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा, इस प्रावधान को किया गया है। इसी तरीके से प्रौद्योगिकी और निगरानी को बढ़ाने पर भी फोकस है। दंड के सख्त प्रावधान किए गए हैं कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। तो ये तमाम वो प्रावधान है जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल में किए गए हैं। इसी तरीके से अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो मौजूदा समय में आप अगर समझें तो ये वो तमाम विशेषताएं हैं कि आखिर किस व्यवस्था में क्या चीजें बातें कही गई हैं। और यहां पे हमने आपको बताने की कोशिश की है वो 4 पुराने कानून जिनको समाहित करके ये नया कानून बनाया गया। विशेषता के लिहाज से बात की जाए तो कानूनी ढांचे में 4 अलग अलग कानून असंगठित थे और पुराने थे, क्योंकि हमने कहा कि आजादी से पहले के भी थे। चारों को एकीकृत करके एक आधुनिक और व्यापक कानून बनाया गया है। प्रवेश के नियम के आधार पर बात की जाए तो पहले के नियम में पासपोर्ट अनिवार्य, लेकिन वीजा और अन्य दस्तावेजों पर अस्पष्टता थी, बहुत क्लियरिटी नहीं थी। अभी के समय में वैध पासपोर्ट, वीजा, यात्रा दस्तावेज अनिवार्य है और जांच का अधिकार भी इसमें समाहित किया गया है। पंजीकरण के लिहाज से बात की जाए तो विदेशियों का पंजीकरण पहले अनिवार्य था, लेकिन लागू करने में एक हीला हवाली देखने को मिलती थी। मौजूदा इस बिल में, नए बिल में सभी विदेशियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और जिम्मेदारी व्यक्ति पर निर्धारित करने का भी प्रावधान किया गया है। निगरानी तंत्र को लेकर पिछले बिल की बात की जाए, पिछले तमाम कानूनों की बात की जाए तो कोई केंद्रीकृत संस्था नहीं थी और सीमित तरीके से निगरानी हुआ करती थी। लेकिन मैं इस कानून में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना करके आधुनिक तकनीक से निगरानी की व्यवस्था का प्रावधान इस बिल में किया गया है। यानी तकनीक के साथ सख्त नियम को बनाने की बात की जा रही है इस बिल में। इसी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर बात की जाए तो सुरक्षा पर जोर, कम और अस्पष्ट प्रावधान थे पुराने बिल में और नए में देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने वालों पर रोक लगाने का प्रावधान है। सीमित और अस्पष्ट अधिकार, फैसले अंतिम नहीं हुआ करते थे पहले की व्यवस्थाओं में, लेकिन अभी की व्यवस्था में इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे, यानी कि शक्तियां दी गई हैं इमिग्रेशन अधिकारी के हाथ में। जहाज विमान संचालकों पर सीमित दायित्व होता था पुराने कानून के आधार पर। नई व्यवस्था में इसको वाहकों, जिसमें वायुयान, जलयान, भूमि के माध्यम से अगर आते हैं, उनकी व्यापक परिभाषा होगी और जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी कि जो लेकर आ रहा है उसकी भी जानकारी सुनिश्चित करनी होगी अगर देश के लिए खतरा है तो। होटल संचालकों तक सीमित हुआ करती थी पहले जानकारी के दायित्व की अगर बात की जाए, लेकिन अब इसको बढ़ाकर शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थानों सहित सभी संबंधित पक्षों के दायित्व को तय करने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। तो ये अपने आप में तमाम बड़े प्रावधान है जो देश की सुरक्षा को एक तरीके से सुनिश्चित करते नजर आएंगे। तो ये मुख्य विशेषताओं का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से अपराध और दंड की तुलना अगर पिछले कानूनों से और अभी के कानून में की जाए तो गलत दस्तावेज से अगर एंट्री करते हैं तो उसमें 5 साल की जेल, 50,000 तक का जुर्माना था। मौजूदा कानून में 5 साल तक की जेल, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पहले के कानून के तहत अस्पष्ट प्रावधान और हल्का दंड था। मौजूदा कानून के लिहाज से अगर जो नया आया उसके आधार पर सख्त कार्रवाई, भारी जुर्माना, जेल का प्रावधान भी इसमें किया गया है। पंजीकरण में विफलता के आधार पर पहले के कानून के तहत जुर्माना या हल्की सजा लागू करने की एक तरीके से व्यवस्था थी, लेकिन अभी अनिवार्य पंजीकरण और उल्लंघन पर कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। वाहकों पर जानकारी न देने के चलते पहले के कानून में सीमित दायित्व थी, कम सजा का एक तरीके से प्रावधान था, लेकिन अभी के इस नए कानून में जानकारी न देने पर सख्त दंड, वाहकों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है।
गिरफ्तारी का अधिकार को लेकर अगर बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी बिना वारंट के गारंटी को एक तरीके से गिरफ्तार कर सकते थे पहले के कानून में। अभी के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करता पाया जाएगा, गलत दस्तावेज के आधार पर एक तरीके से देश में मौजूद होगा या घुसने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये एक तरीके से पुराने और नए जो कानून थे उसमें दंड के आधार पर भी क्या बदलाव किए गए उसका भी एक तरीके से साफ तौर से जिक्र दिखाई पड़ता है। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि इमिग्रेशन ऑन फॉरेन बिल में किस प्रकार से नए बड़े बदलाव करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम